हैं उत्तरकाशी के सहस्त्रताल ट्रैक में फंसे 22 सदस्यीय ट्रैकिंग दल के 9 ट्रैकर्स की मौत हो गई, जबकि 13 ट्रैकर्स का सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। इनमें से 11 को एयरलिफ्ट किया गया और 2 को वन विभाग की टीम पैदल लेकर आई है। दरअसल 4 जून की शाम कर्नाटक और महाराष्ट्र के ट्रैकरों का 22 सदस्यीय दल सहस्त्रताल की ट्रैकिंग के लिए रवाना हुआ था, लेकिन खराब मौसम के चलते सभी रास्ता भटक गए और भीषण ठंड की वजह से 9 ट्रैकर्स की जान चली गई। 29 तारीख को सहस्त्रताल कोच कल्याण ट्रैक के लिए यहाँ से 22 सदस्य दल रवाना हुआ, जिसमें कि उक्त दल सहस्त्रताल 2-3 तारीख को दर्शन करके लौट रहा था। अचानक मौसम खराब होने से और तूफान हवाएं चलने से और ओलावृष्टि होने से वहाँ पे जो कुछ लोग उस बर्फ ओलावृष्टि की वजह से वहाँ पे फंस गए थे और जिनके वो 3 तारीख को वहाँ पर मृत्यु हो गई। और नेटवर्क न होने के कारण जो गाइड थे साथ में, उन्होंने वहाँ से करीबन 20 किलोमीटर दूर आने पर शासन प्रशासन को सूचना दी, जिसके लिए शासन प्रशासन अलर्ट हुआ और रेस्क्यू टीम यहाँ पर भेजी गई। और दूसरे वो क्या कहते हैं उसका ना, हेलीपैड से उनको हेली सेवा से उनको जो डेड बॉडी थी और जो बचे हुए लोग थे उनका रेस्क्यू किया गया। बस 29 तारीख को ग्राम पंचायत सिला से सहस्त्रताल ट्रैक रवाना हुई थी, जिसमें कि 22 दलों की टीम रवाना हुई थी, जिन्होंने कि 7 तारीख को मनेरी में वापस होना था, जो कि अचानक मौसम खराब होने के कारण 3 तारीख शाम के समय लगभग 2 बजे ओलावृष्टि और तूफान होने के कारण 4 सदस्यों की मृत्यु हुई है। और अगले दिन फिर 5 लोगों की मृत्यु हुई है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ शासन प्रशासन का, जिन्होंने इसका रेस्क्यू किया, और तमाम ग्राम सभा के सभी युवाओं ने भी सहयोग किया। ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल फोन लाइन पर हैं। दीपक, ये जिस तरीके से 9 लोगों की मौत की बात सामने आ चुकी है और यहाँ पर और लोगों को सकुशल रेस्क्यू किया गया है, अभी क्या पूरा अपडेट है? जिन लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है उनका स्वास्थ्य कैसा है? जी बिल्कुल, अभी आपको बता दूं कि ये परसों से जो ये रेस्क्यू अभियान परसों रात से चल रहा था और अभी भी जो है हेलीकॉप्टर उत्तरकाशी के आसमान में मंडरा रहे हैं और 13 लोगों को जो है सकुशल जो है रेस्क्यू कर लिया गया है, जिसमें कि जो है 11 लोग जो है देहरादून में भर्ती है और 2 लोग जो है जो खुद ही जो है कल स्थानीय लोगों के साथ जो है पैदल ही ट्रैक से जो है बाई सिल्ला होकर उत्तरकाशी पहुंचे। उनका जो है यहाँ उत्तरकाशी जिला अस्पताल में जो है इनको जो है उसमें निगरानी में रखा है, लेकिन फिलहाल वो स्वस्थ हैं। बाकी लोग जो 11 लोग हैं उनको देहरादून में रखा हुआ है और जो कि 5 डेड बॉडी है उनको जो है कल ही रिकवर कर लिया गया था। बाकी जो लोग हैं उनकी अभी तलाशी जारी है, क्योंकि जिला प्रशासन द्वारा अभी जो है ये घोषणा नहीं की है कि ये लोग डेड है कि जिंदा है, लेकिन जो है जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि सभी लोग जो है वहाँ पे मर चुके हैं। जी अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अभी जो शव भी वहां से बरामद किए गए थे दीपक, तो उसको लेकर जिला प्रशासन का क्या कहना है, उस पर क्या अपडेट है अभी? जी बिल्कुल, ये सब जो है कल नटीन हेलीपैड पे लाए गए थे और उसके बाद इनको जो है अभी थोड़ी देर में जो है जिला अस्पताल उत्तरकाशी लाया जा रहा है, जहाँ इनका जो है पंचनामा किया जाएगा। उसके बाद जो है जो इनके जो घर वाले हैं उनको सूचित करके जो है इनको जो डेड बॉडी है जहाँ जहाँ से लोग हैं वहाँ इनको भेजा जाएगा। जी दीपक, कौन कौन से राज्य के ये लोग हैं जो अभी तक जानकारी हुई है, और कितनी तारीख को ये लोग सहस्त्रताल ट्रैक की ओर गए थे? क्या इनका पूरा शेड्यूल था, और जो मुख्य वजह रही है इस पूरे घटनाक्रम की वो क्या रही है? जी बिल्कुल, ये लोग जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक के लोग हैं और जो इसमें जो है स्थानीय लोग हैं, पोर्टर और जो गाइड होते हैं ये इनके साथ थे और इनका जो 27 तारीख को ये निकले थे और इन्होंने 7 तारीख को जो है उत्तरकाशी पहुंचना था, लेकिन जो है सहस्त्रताल दर्शन करने के बाद जो है अचानक मौसम खराब हो गया था और वहाँ पे ये लोग जो है जो ओलावृष्टि और जो है ठंड के कारण से ये लोग वहाँ पे फंस गए थे, जिनमें जो है 3 लोगों की जो है ऑन द स्पॉट ही मौत हो गई थी और एक जो है रात को
मौत हुई। लेकिन जो वहाँ पे जो है नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, जिसके कारण से जो वहाँ पे जो इनके साथ गाइड थे उनको जो है 20 किलोमीटर दूर आना पड़ा है ये सूचना देने के लिए कि भाई यहाँ पे ऐसी दुर्घटना हो गई है। उसके बाद आनंद फानन में जो उत्तरकाशी का जो प्रशासन जागा और परसों रात से जो है पहले टीमें, रेस्क्यू टीमें वहाँ भेज दी गई थी। लेकिन कल सुबह से जो है वायुसेना और SDRF और के द्वारा जो है जो हवाई हेलीकॉप्टर से यहाँ पे जो है निगरानी की गई और उसमें जो है 5 लोगों को जो है सब पहुंचाया गया और जो 11 लोग हैं उनको जो है सुरक्षित जो है देहरादून पहुंचाया गया था। फिलहाल जो है जो 4 लोग जो है उनकी जो है तलाशी जारी है और शायद ही थोड़ी देर में जो है उत्तरकाशी जिला प्रशासन ये घोषणा कर सकता है कि ये लोग जिंदा हैं या मुर्दा है, या तलाशी अभियान चलेगा कि आगे क्या होगा। जी ठीक है दीपक, आप कह रहे हैं कि थोड़ी देर में जिला प्रशासन इस पर स्थिति को स्पष्ट करेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। उत्तरकाशी के भटवाड़ी विकास खंड के सोरा गांव में कई सालों से स्कूल का भवन जीर्ण शीर्ण हालत में है। स्कूल में पढ़ रहे छात्र और शिक्षक डर के साये में जी रहे हैं कि कब छत नीचे आ जाए। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि कई बार संबंधित विभाग को शिकायत भी की गई। ग्राम प्रधान का कहना है कि पिछले 5 साल से वो सरकारी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी से नाराज ग्रामीण अब धरने पर बैठ गए। कि हमारी मांगे तत्काल सुनिश्चित करें ताकि हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे आने वाला भविष्य बच्चों का वो सुधर सके। हमारी जो बिल्डिंगें हैं, लैब है, कंप्यूटर साइंस लैब है, खेल का मैदान है, कई ऐसी समस्याएं हैं जिससे मैं कई बार शासन प्रशासन को अवगत करवाया हूँ, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके कारण हम यहाँ पे आमरण अनशन भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हमारे संवाददाता दीपक नौटिया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, जिस तरीके से जीर्ण शीर्ण भवन है, शिक्षक हो या फिर छात्र छात्राएं तमाम डर के साए में यहाँ पर पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, आखिर कमी कहाँ पर है, क्यों इसकी सुध नहीं ली जा रही? जी रवि, आपको बता दूं कि ये जो गांव है सोरा विकासखंड भटवाड़ी का जो गांव है सोरा, इसमें जो है कम से कम 7-8 गांव के जो यहाँ पे बच्चे हैं। इंटर कॉलेज का ये भवन है जो कि कई सालों से जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं लगातार जो है उत्तरकाशी शिक्षा विभाग को जो और संबंधित जो भी लोग हैं उनको जो है बार बार लिखित रूप से दे चुके हैं, लेकिन जो है अधिकारियों के कान तक जूं तक नहीं रेंग रही है, जिसके कारण से ये लोग जो आज जो है धरने पे यहाँ पे बैठे हैं जिलाधिकारी कार्यालय में। और इन लोगों का कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक जो है ये लोग जो है धरने से नहीं उठेंगे। जी ठीक है, अब वहाँ पर उन्होंने धरना शुरू कर दिया है, धरने से नहीं उठेंगे। अब देखना होगा कि यहाँ पर जिम्मेदारों की ओर से क्या कदम उठाया जाता है। दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मौसम की। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पहाड़ी जिलों में आज गर्जना के साथ बारिश और ओलावृष्टि होने के आसार हैं। साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। राजधानी देहरादून में अगले 2 दिन तक मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बीते दिन पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक हुई छुटपुट बारिश के चलते भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम पर अधिक जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, जिस तरीके से हमने देखा कि बीते रोज मौसम बदला, मैदानी इलाकों में भी हल्की राहत गर्मी से मिली है, आगे का पूर्वानुमान किस तरीके से मौसम विभाग ने जारी किया है? जी बिल्कुल, अभी देखते मौसम विभाग लगातार इस बात को कह रहा है कि अब 25 जून के बाद उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे देगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अब ऑरेंज अलर्ट जो है बारिश को लेकर किया है। कहीं ना कहीं अब जो कल शाम देर रोज जो बारिश हुई थी उससे मैदानी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं लोगों को निजात मिला है। हालांकि बूंदाबांदी और तेज बरसात जब शहरों में हुई थी, खासकर राजधानी देहरादून में जो बारिश हुई थी उसके बाद जो है कहीं ना कहीं निजात जो है लोगों को गर्मी से मिला है, क्योंकि पारा जो है लगातार बढ़ रहा था और ऐसे में बारिश होने से निजात कहीं ना कहीं लोगों को मिला है। मैं पहाड़ी क्षेत्रों की मैं बात करूँ तो उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्र हुए, शिवालिक जो श्रेणियां हैं वहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में लोग वहाँ पर ठंडक का एहसास जरूर कर रहे हैं। लेकिन कल की बारिश से अब देहरादून तमाम शहरी इलाकों में भी जो है निजात लोगों को। अच्छा हिमांशु, अगर अभी हम बात करें, क्योंकि कुछ समय पहले हीट वेव जैसी स्थिति उत्तराखंड में बनी, तो क्या मौसम विभाग का ये कहना भी है कि अब उस तरीके की स्थिति नहीं होगी? क्योंकि बारिश भी है, आपने कहा कि मानसून भी बहुत करीब आ गया है, 20 तारीख के अमूमन पहुंचता है, 20 से 25 तक पहुंच जाएगा, तो क्या अब हीट वेव जैसी स्थिति तो प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगी, मौसम सामान्य ही रहेगा? जी
बिल्कुल रवि, अब कहीं ना कहीं अब क्योंकि अब जून जैसे जैसे अपने एंडिंग पॉइंट जो होगा वैसे वैसे जो हीट वेव है उससे कहीं ना कहीं निजात लोगों को मिलेगा। गर्मी से थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी और बरसात जब मानसून का आगमन उत्तराखंड में होगा 25 जून जो है मौसम विभाग ने डेट जारी की है कि 25 जून तक उत्तराखंड में मानसून दस्तक देगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसके बाद जो हीट वेव है उससे बिल्कुल ही राहत मिल जाएगी। हालांकि हीट वेव से जो राहत मिलने की संभावना है वो अभी जताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग लगातार इस बात को कह रहा है कि हीट वेव जो है अब उससे निजात मिलेगी। अच्छा हिमांशु, अगर आने वाले दिनों में अभी जिस तरीके से पूर्वानुमान तो है, लेकिन अगर बारिश अभी कुछ दिनों तक नहीं देखने को मिली तो ऐसे में क्या एक बार फिर से प्रचंड गर्मी का सामना भी करना पड़ सकता है प्रदेशवासियों को? जी बिल्कुल रवि, अगर कुछ दिनों में अगर बारिश और नहीं होती तो ऐसे में उमस का सामना जरूर होगा। गर्मी से जो है पसीने लोगों को जरूर छूटेगी क्योंकि हल्की फुल्की बारिश हो वो गर्मी में आप कन्वर्ट जब होगी तो ऐसे में उमस की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती हैं। लोग कहीं ना कहीं लोग इससे दो चार जरूर होंगे और जो उमस की जो संभावनाएं होंगी वो जताई जाएंगी। हीट वेव फिर क्या पता चल सकती है और ऐसे में मौसम विभाग भी लगातार इस बात को कह रहा है कि आप अपने स्वास्थ्य का इसमें ध्यान रखें। हिमांशु, अगर चारधाम यात्रा की बात करें, इस वक्त पीक पर चारधाम यात्रा है, जिस तरीके से मौसम बदल रहा है तो ये बदलता हुआ मौसम श्रद्धालुओं को, क्योंकि बहुत हाइट पर जा रहे हैं वहां पर हमने देखा कि बर्फबारी भी हुई है, तो वहां पर दिक्कतें भी पैदा कर सकता है जिस तरीके से पूर्वानुमान जारी किया गया है। जी बिल्कुल रवि, चारधाम यात्रा क्योंकि हमारे जो चारधाम है वो हायर हिमालय रेंज में है और आप जब देहरादून से मैदानी क्षेत्रों से भाबर इलाकों से आप प्रवेश करते हैं फिर शिवालिक श्रेणियां होते हुए आप उच्च हिमालय क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं तो ऐसे में तापमान धीरे धीरे गिरता है और खासकर जब आप केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में पहुंचते हैं तो वहां पर तापमान जो रात का समय शून्य से नीचे पहुंच जाता है। तो ऐसे में यात्रियों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि इसके बाद जब मानसून दस्तक देगा तो जो शिवालिक श्रेणियां है या मैं बात करूँ देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, इन जगहों में जो तापमान है वो सामान्य से कुछ थोड़ा बहुत 20 से 25 डिग्री के बीच में रहता है। तो ऐसे में जो यात्री है गर्म प्रदेशों से आने वाले विशेषकर जो यात्री हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उनके स्वास्थ्य पे जो है प्रतिकूल प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ सकता है। ठीक है हिमांशु, एक सवाल यह है कि अगर आज हम प्रदेश में बात करें तो पहाड़ और मैदानी इलाकों में किस तरीके का मौसम बना हुआ है और जो पूर्वानुमान है क्या उसको लगता है आपको कि मौसम बदल सकता है, बारिश हो सकती है? अभी इस वक्त किस तरीके का मौसम है उत्तराखंड में? जी बिल्कुल रवि, राजधानी देहरादून जगह में बात करूँ तो इसमें यहाँ सुहाना मौसम लगभग बना है। ना ज्यादा धूप है ना ज्यादा गर्मी है। हालांकि धूप किसी किसी समय अपना कहर जरूर बरसा रही है लेकिन अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर हालांकि गर्मी से थोड़ी बहुत निजात लोगों को मिली है। पहाड़ी क्षेत्रों में जब हमने लोगों से संपर्क किया तो उनका ये कहना है कि यहाँ झमाझम बारिश लगातार हो रही है। सुबह शाम लगातार शाम को जो है बारिश का सिलसिला जारी है और ऐसे में पहाड़ी इलाकों में ठंडक जरूर की जा रही है। कल की रात जब राजधानी देहरादून में बारिश हुई तो उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ भी लोगों को गर्मी से निजात मिला है और आज का जो मौसम है वो कहीं ना कहीं सुहाना इस समय नजर आता है। न ज्यादा गर्मी है न ज्यादा। ठीक है हिमांशु, आपने विस्तार से जानकारी दी। आपने कहा कि इस वक्त मौसम उत्तराखंड में अच्छा बना हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हैरान करने वाली भी है और शर्मनाक भी है। चक्राता में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पिता और पड़ोसी युवक पर पुलिस ने आरोप देखते हुए उन्हें अरेस्ट कर लिया है और ये आरोप मां की तहरीर पर है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मां ने तहरीर दी, पुलिस ने केस दर्ज किया था और अब यहाँ पर पिता और पड़ोसी को जो युवक है उसको अरेस्ट कर लिया है। आपको ये बता दें कि शराब के नशे में पिता और पड़ोसी ने यहाँ पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। मेडिकल रिपोर्ट में भी रेप की पुष्टि हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहाँ पर पिता और पड़ोसी युवक को पुलिस ने अरेस्ट किया है और ये जो खबर है ये हैरान और बड़ी शर्मनाक खबर है जहाँ पर सीधी तौर पर मां की ही तहरीर पर पुलिस ने ये अरेस्टिंग की है। चक्राता में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म का ये मामला है। पिता और पड़ोसी युवक को पुलिस ने अरेस्ट कर दिया है। मां की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया था जिसके बाद ये अरेस्टिंग की है और ये बताया जा रहा है कि शराब के नशे में पिता और पड़ोसी ने ये पूरी घटना की है। मेडिकल रिपोर्ट में भी रेप की पुष्टि हो गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी की जीत को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। वहीं बीजेपी की जीत, केंद्र में एनडीए की सरकार बनने और उत्तराखंड में निकाय प्रशासकों के कार्यकाल में 3 महीने की वृद्धि को लेकर एचएनएन ने देहरादून के निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल गामा से खास बातचीत की है। उत्तराखंड में जो है लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने 5 की 5 सीटों पर विजय हासिल की है। उत्तराखंड में भाजपा की ये तीसरी बार लगातार क्लीन स्वीप है और इसको लेकर देहरादून के मेयर श्री सुनील उनियाल गामा का क्या कहना है, उनसे आज हम बात करेंगे। सर, 5 की 5 सीट जो है भाजपा के खेमे में आई है, लगातार हैट्रिक भाजपा ने बनाई है, क्या कहना है? देखिए,
माननीय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की लोकप्रियता है और जो हमारे प्रत्याशी हैं उनकी लोकप्रियता से जो है पांचों की पांचों सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीती है और यहाँ की जनता का आशीर्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा रहा है। चाहे कोई सा भी चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे निकायों का चुनाव हो, उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड की मातृशक्ति, उत्तराखंड के युवा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी को हमेशा आशीर्वाद देते हैं। हम उत्तराखंड की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। सर, केंद्र में तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लगभग गठबंधन की जो सरकार है उसका बनना तय है, क्या कहना है? देखिए, पूरे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से एनडीए को जो है सबसे अधिक सीटें मिली हैं, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है और जो उन्होंने 10 सालों में इस भारतवर्ष को विश्व में भारत की पहचान बनाई है। भारत में अनेक विकास कार्य जो है, चाहे रेल हो, चाहे टेलीफोन हो, चाहे गैस हो, चाहे जिनके पास मकान नहीं थे, चाहे आयुष्मान योजनाएं, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो पहली बार जो है इस देश में जो है उन्होंने लागू करी हैं और जो जनमानस को, जो अंतिम छोर के व्यक्ति हैं, उनको जो सरकार का लाभ मिलना चाहिए वो लाभ मिला है और उनकी लोकप्रियता से आज जो है तीसरी बार जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर देश की जो है प्रधानमंत्री बनेंगे और फिर भारत का जो है झंडा जो है पूरे विश्व में लहराएंगे। सर, निकाय चुनाव में सरकार ने देरी कर दी है, 3 महीने और जो है प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, क्या कहना है, क्यों बढ़ाया गया? देखिए, अभी हमारे लोकसभा के चुनाव चल रहे थे और एक आचार संहिता पे दूसरी आचार संहिता लागू नहीं होती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। अभी लोकसभा के चुनाव, उसके बाद फिर निकायों के चुनाव होने, इसके लिए भी जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है हमेशा तैयार है। लोकसभा की वजह से थोड़ा चुनाव में विलम्ब हुआ है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में अच्छा जो है निकाय के चुनाव होंगे और फिर उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की, जैसे हमारी 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड की जनता ने दी हैं, ऐसी निकायों में भी जो है अधिकतर निकायों में जो है भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। तो हमने आज बात की पूर्व मेयर देहरादून श्री सुनील अलकामा जी से, जिन्होंने बात की भाजपा की 5 सीटों पर विजय को लेकर, चाहे आने वाले निकाय चुनाव में भाजपा का किस प्रकार से परफॉर्मेंस रहेगा या निकाय में प्रशासकों का जो कार्यकाल है वो क्यों डिले किया गया। इन HNN के लिए देहरादून से अपने सहयोगी हिमांशु शर्मा के साथ मैं हिमांशु। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी भारी मतों से जीत दर्ज की। बीजेपी की इस जीत पर एनडीए की सरकार बनने और पहाड़ों को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत के विजन को लेकर HNN ने हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत की। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के साथ ही देश भर में जो है चुनाव परिणाम आ गए हैं और ऐसे में उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो भाजपा ने यहाँ पर लगातार तीसरी बार हैट्रिक की है। 5 ही सीटें जो है भाजपा के खेमे में आए हैं। वहीं हरिद्वार में जो मामला दिलचस्प बताया जा रहा था, हरिद्वार में कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस के बीच की जो टक्कर थी वो आकी जा रही थी, लेकिन हरिद्वार के जो भाजपा प्रत्याशी रहे और राज्य के सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से आज हम बात करेंगे। सर, 5 की 5 सीटें जो हैं भाजपा के खेमे में गई हैं, आप स्वयं हरिद्वार से प्रत्याशी थे, किस प्रकार का जन समर्थन मिला, क्या कहना? जन समर्थन तो व्यापक मिला है, इसी के कारण इतनी बेहतर लीड वहाँ पर मिली है। हरिद्वार लोकसभा का जो ताना बाना है, सामाजिक ताना बाना है, वो कुछ डिफरेंट है बाकी 4 सीटों से और वहाँ पर इतनी बढ़िया जीत मिलने का मतलब ये है कि वहाँ की पब्लिक ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है। मैं उनका बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को हरिद्वार लोकसभा का सेवा करने का मौका दिया है। सर, हरिद्वार का जो विकास होगा, किस प्रकार से आपका जो विज़न हरिद्वार को लेकर है, क्योंकि पर्यटन नगरी हरिद्वार कही जाती है और आर्थिक की जो राजधानी है वो उसके रूप में हरिद्वार विकसित हो सकता है, उसको लेकर क्या विज़न है? देखिए, हरिद्वार लोकसभा में 2 हमारे विशेष पर्यटन स्थल हैं जो धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, ऋषिकेश और हरिद्वार। कुछ क्षेत्र हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, कुछ इंडस्ट्रियल एरिया है, तो तीनों तरह का जो वहाँ का
डेमोग्राफी है वो उसके हिसाब से वहाँ की प्लानिंग हम लोग करेंगे। किसानों की दृष्टि करेंगे, शिक्षा की दृष्टि करेंगे। हरिद्वार और ऋषिकेश पर्यटन की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पर कंजक्शन की समस्या रहती है, तो वहाँ पर वो विचार करना पड़ेगा। स्वास्थ्य सेवाएं हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं, और जो लाखों पर्यटक जो आता है, कांवड़ में आता है, बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। तमाम जो व्रत त्यौहार होते हैं, लोग हरिद्वार में हर की पेड़ी पर स्नान करने के लिए आते हैं, तो उनकी जो यात्रा है वो सुरक्षित हो सके, सरल हो, आसानी से लोग आ जा सकें, उस पर हम फोकस करेंगे। सर, क्योंकि आप सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में आपके तमाम समर्थकों को अब ये खुशी है कि आप कहीं ना कहीं केंद्र में जो मंत्री पद होगा वो आपको मिलेगा और मोदी कैबिनेट में आप उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे, उसको लेकर क्या कहना? देखो, ये तो प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है, वो तमाम अपने साथियों से मिल करके, संगठन से बातचीत करके उस पर निर्णय लेते हैं। सर, क्योंकि आपका जो पहाड़ों के प्रति आपका उत्तराखंड के, अगर मैं पहाड़ी क्षेत्र की बात करूं, विशेषकर गैरसैंण के लिए आपका एक बहुत व्यापक दृष्टिकोण रहा। आप हमेशा से चाहते, आपका ये विजन रहा कि गैरसैंण से जो है राज्य संचालित हो और वहाँ का विकास हो। हरिद्वार से सांसद बनने या केंद्र में मंत्री बनने के बाद आपका क्या विजन रहेगा? देखिए, गैरसैंण जो है वो एक पर्वतीय जो भावनाएं थी जिसके कारण राज्य स्थापित हुआ। यही तो था कि दूर दराज तक लखनऊ से विकास नहीं पहुंचता है, यहाँ के लोगों की आवाज़ लखनऊ तक नहीं पहुंचती है तो कोई सुनता नहीं है। इसीलिए तो उत्तराखंड राज्य की ज़रूरत महसूस की गई। तो पर्वतीय क्षेत्र के लिए जो हमारे दूरस्थ क्षेत्र हैं वहाँ पर विकास पहुँचे, उसके लिए जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी चिंता का विषय होना चाहिए। असंतुलित विकास से कोई भी राज्य विकसित राज्य नहीं कहा जा सकता है, और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सड़कें बनाई हैं दूरस्थ क्षेत्रों तक, आज आप नेलांग जाइए, आप बाड़ा होती जाइए, बद्रीनाथ और बद्रीनाथ से आगे माना जाइए, तो बहुत बेहतर किस्म की सड़कें बनी हैं। रेल की कनेक्टिविटी दी है, एयर कनेक्टिविटी बहुत बेहतर, आज हेली सर्विस उत्तराखंड की बहुत बेहतर है। और देहरादून जो एयरपोर्ट है हमारा, वो देश के सभी प्रमुख स्थानों से जुड़ा हुआ है। तो ये एक सोच है पार्टी की, भाजपा की सोच है। अब ये देखिए कि हम बोलते साहब माना आखिरी गांव है, उन्होंने कहा नहीं आखिरी गांव नहीं, प्रथम गांव है। तो ये क्या सोच है, भारतीय जनता पार्टी की सोच है, और इसलिए संतुलित विकास ये बहुत ज़रूरी है। सर, क्योंकि एनडीए अब केंद्र में सरकार बनाने जा रही है, लगभग सरकार बनना तय है। तीसरी बार मोदी जी अब इतिहास जो है उसको बदलने जा रहे हैं। पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो है भारत की सत्ता पे लगातार तीसरी बार काबिज होगा, उसको लेकर क्या कहना? ये हमारी शुभकामनाएं हैं, और सभी जो एनडीए धड़ा है उनसे सबसे हम यही प्रार्थना करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आप खड़े रहिए, उनके साथ सहयोगी के रूप में खड़े रहिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के लिए मौका मिला है तो उसमें सहयोग करें। सर, चलते चलते अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि मोदी जी इस बात को कहते हैं कि 21वीं सदी का जो तीसरा दशक है वो उत्तराखंड का दशक है। अब उत्तराखंड के विकास को क्या गति मिलेगी? देखिए, निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री ने कोई बात कही है तो उसका सीधा सीधा एक तरह से आदेश और निर्देश होता है, उस पर काम चल रहा है। एक बड़ी सोच है, तो उसके लिए निश्चित रूप से उसी तरह की प्लानिंग वहाँ केंद्र से हो रही होगी, हम उसमें उनको सहयोग करेंगे। आज हमने बात की हरिद्वार से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से, जिन्होंने बात की उत्तराखंड में और हरिद्वार लोकसभा को लेकर, अपने विज़न को लेकर, साथ ही केंद्र में जो एनडीए की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है उसको लेकर उनका क्या दृष्टिकोण है, उनको लेकर हमने बात की। अपने देहरादून से अपने सहयोगी हिमांशु शर्मा के साथ में हिमांशु गौड़, HNN 24। और बदायूं में बीती रात आई तेज आंधी बारिश से दीवार गिरने से मलबे में दबकर किसान की मौत हो गई। मामले की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर मुआयना कर मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को सौंप दी है। हादसा सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के सोवनपुर गांव में हुआ। यहां रहने वाले सूरजपाल खेती की किसानी करते थे।
काम खराब हो जाता। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें HNN 24